तो आज के ज़माने में जो सबसे ज़्यादा मैसेज मेरे पास आ रहा है कि सर एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, गेट एंड अदर जो एग्ज़ाम है उसका एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बना दिया जाए कि कैसे हम इसको फोकस करें, कब तक सिलेबस कंप्लीट करें एंड कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़े। तो इसके कारण मैं यहाँ पे आया हूँ कि आपको एक कंप्लीट गाइडेंस। तो इसमें दो टाइप का स्टूडेंट होता है, एक होता है जो एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहा है और एक होता है जिसने मान लो एक बार गेट दिया कि 2 बार गेट दिया, ऐसा भी स्टूडेंट है। तो इसलिए सबका स्ट्रेटेजी सेम नहीं हो सकता। तो पहले मैं बताऊंगा कि जो बंदा नया प्रिपरेशन शुरू कर रहा है उसको क्या करना चाहिए, जो न्यू प्रिपरेशन कर रहा है। अच्छा, सबसे पहले ध्यान रखें कि जो बंदा न्यूली प्रिपरेशन शुरू करता है उसको सिर्फ गेट में फोकस करना है। क्यों? पहले आप गेट में अगर अच्छा स्कोर कर पाए, गेट में अच्छा कुछ कर पाए, उसके बाद आपने बाकी सारे भी अच्छा से कर पाएंगे। मतलब एक्चुअली जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी हम बता रहा है इसमें आपको कितना होगा कि नॉट ओनली दिस गेट एग्जाम, गेट एग्जाम के साथ साथ आपने विदाउट गेट में ऐसे 49 डिफरेंट एग्जाम, ऐसे 49 जो डिफरेंट एग्जाम है, ऐसे 49 डिफरेंट एग्जाम का प्रिपरेशन भी आपका हो जाएगा, आईएएस का भी प्रिपरेशन हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला विषय होता है कि क्या आपने गेट के लिए पहले प्रिपरेशन किया कि नहीं। जो टेक्निकल प्रिपरेशन होता है वो आपका सबका सेम रहता है। इसका जितना भी हमारा पीएसयूज है, जितना भी और एग्जाम है, इसमें सारे का सेम रहता है टेक्निकल। तो गेट का प्रिपरेशन करेंगे तो इसका टेक्निकल साथ साथ होगा। आपको ऐसा नहीं होगा कि कोई एक सब्जेक्ट आपको आता है, जैसे आपको थर्मोडायनेमिक्स आता है, इसका मतलब नहीं होता है कि सिर्फ आपको गेट एग्जाम के लिए आता है, आपको ये बाकी आईएएस के लिए भी आता है, बाकी जितना भी तमाम एग्जाम है, 49 एग्जाम है, इसके लिए भी आपको वो थर्मोडायनेमिक्स आता है। तो पहले क्या करना पड़ेगा ना, पहले थर्मोडायनेमिक्स हाथ में लाने के लिए आप अगर ऐसे भागते रहे, जो फ्रेशली स्टूडेंट है, जो बंदा फ्रेश प्रिपरेशन कर रहा है, वो इसके पीछे नहीं भाग सकते। और जो बंदा एक बार प्रिपरेशन कर चुके हो, आपको ऑल एग्जाम देना है। जो भी अभी नोटिफिकेशन आएगा, जब सेल है, सेल का आया है, अभी आपका बार्क बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, उसका अभी टेस्ट होने वाला है। तो ये सारे एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करते रहना है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आपने पूरा दुनिया बदल के दूसरा टॉपिक पढ़ने लग जाओगे। गेट के लिए जो प्रिपरेशन आप कर रहे थे वही जारी रखेंगे, लेकिन आपको सारा सब्जेक्ट, सारा शॉर्ट नोट एक बार पढ़ के ये बार्क का एग्जाम देना है, सेल का एग्जाम देना है। इसमें जो भी आएगा वो आपका एक एक करके एग्जाम देते रहना है। तो जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा है, आपने अगर ऐसे भटकते रहोगे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। तो पहले आपको बताना है कि क्या मेरा गेट एग्जाम का प्रिपरेशन, गेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अप टू द मार्क है। अगर वो अप टू द मार्क हो गया, उसके बाद आपको ये सारे एग्जाम देना शुरू करना है। लेकिन जो सेकेंड ईयर का प्रिपरेशन, सेकेंड टाइम प्रिपरेशन कर रहा है, उसको क्या करना है ना, सेकेंड टाइम जो प्रिपरेशन कर रहा है उसको भी सारे एग्जाम देता रहना है। लेकिन सेकेंड टाइम जिसको प्रिपरेशन करना पड़ रहा है, गेट एक बार आपने दिया, 2 बार दिया, उसके बाद भी आपको जाना पड़ रहा है, एक बार 2 बार, एक बार गेट दिया तो गलती आपको पता चला, 2 बार दिया मतलब एक गलती को आपने दोबारा किया, तो आपको सिस्टम में चेंजेस लाना पड़ेगा। मतलब पूरा जो है 100% आपका जो प्रोसीड्यूर है उसमें गलती है वो चेंज करना पड़ेगा। एक बार में गेट में अगर अच्छा रैंक नहीं आया, इसका मतलब होता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, मेरे से कुछ ऐसे गलती हुआ था, वो पकड़ में आ जाता है। तो दूसरा बार में हो जाता है क्लियर। लेकिन दूसरा बार में भी कुछ नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका सिस्टम लेवल में गलती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो प्रिपरेशन कर रहे हो, पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो, और जो सेकेंड टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, जो थर्ड टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो, सबका प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी सेम नहीं है। तो आप जो मैंने बोल रहा हूं उसमें तीनों का मैं बात कर रहा हूं। तो आपका जो आप जिसमें एप्लीकेबल हो, जैसे अगर आपने क्लास अगर आपने बोला कि मैं तो पहली बार प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो उसके लिए आप, अच्छा ये भी है कि जो पहली बार प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें भी कुछ बच्चे होता है फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का, थर्ड ईयर का एंड फोर्थ ईयर का। अब होता है, मैंने पहले बात कर रहा हूं जो न्यूली प्रिपरेशन जो कर रहा है, उस ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो अभी अभी प्रिपरेशन शुरू किया।
तो अगर बंदा फर्स्ट ईयर का है, मान लो मैंने एज्यूम कर रहा हूं कि वो बंदा फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है, और सर फर्स्ट ईयर से गेट का प्रिपरेशन, हाँ फर्स्ट ईयर पढ़ रहा है, आपको सिर्फ मैथमेटिक्स प्लस एप्टीट्यूड इसी में फोकस करना है। फर्स्ट ईयर में आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड इसी को फोकस करके पढ़ना है एंड उसको टेस्ट देते रहना है। मैथ एंड एप्टी का ये पढ़ते भी रहना है, उसका टेस्ट भी देते रहना है। मैथ एप्टी सबसे पहले। सेकेंड ईयर का जो स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर का अगर मान लो आपने सेकेंड ईयर में शुरू कर रहे हो, आपको क्या करना होगा, जो सेमिस्टर एग्जाम है, आप देखो आपका सेमिस्टर में कौन सा टॉपिक है, इस बार कौन कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि एक सेमिस्टर में जनरली 5 सब्जेक्ट रहेगा। तो मान लो कि आपका सेकेंड सेमिस्टर है और सेकेंड और थर्ड होगा, थर्ड एंड फोर्थ सेमिस्टर होगा। अगर थर्ड एंड फोर्थ सेमिस्टर का बच्चे है, ठीक है, आपको देखना होगा मेरा थर्ड सेम में कौन सा है और फोर्थ सेम में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। जैसे मान लो इस सेम में आपको पढ़ाया जा रहा है थर्मो, ये पढ़ाया जा रहा है आपका थर्मोडायनेमिक्स, ये पढ़ा रहा है आपको सोम, ऐसे पढ़ाया जा रहा है। मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हो सकता है आपका एग्जाम आपका कॉलेज में डिफरेंट हो। तो आपको क्या करना है कि ये थर्मो एंड सोम ही यहाँ से अन अकेडमी से पढ़ना है, मतलब मेरे से पढ़ना है। अच्छा, मतलब आप सेमिस्टर में जो सब टॉपिक है वही पढ़ना है। उससे क्या होगा ना, उससे आपका लोड कई गुना कम हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट ने लोड को किस तरह से बढ़ाता है मैं बताता हूं उसका लॉजिक। अब क्या हुआ, 5 सब्जेक्ट आपका कॉलेज में पढ़ा रहा है और कोचिंग वाले में आपने और 3 सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जाके आपके पास 6 सेमिस्टर के अंदर 8 सब्जेक्ट हो जाता है, तो आप फेल होने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि एक सेमिस्टर में 6 महीने में 5 सब्जेक्ट पढ़ने में ही 3 निकल जाता है। उसके बाद अगर 8 सब्जेक्ट आपने करा दिया तो लोड आपने बढ़ा लिया, जबकि टोटल 15 सब्जेक्ट है हमारा। टोटल आपको कॉलेज में पढ़ा टोटल 15 सब्जेक्ट, तो 15 सब्जेक्ट दिन बार कैसे 5-5 सब्जेक्ट पढ़ाएगा, 8 सेमेस्टर 40 सब्जेक्ट होता है। जैसे प्रोडक्शन है उसको ये लोगों ने 5 पार्ट में तोड़ दिया, जैसे सोम है उसको ये लोगों ने 3-4 पार्ट में तोड़ दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स इसको 4-5 पार्ट में तोड़ दिया। इस तरह से सेमिस्टर में डिफरेंट टॉपिक किया जाता है, सो दैट आपको ये जो 8 सेमिस्टर है उसमें मान लो 40 बार पढ़ाया जा रहा है, 40 सब्जेक्ट नहीं 15 सब्जेक्ट को ही 40 पार्ट में पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसके कारण आपको लगेगा कि बहुत सारे मैं चीज पढ़ रहा हूं, बट एक्चुअली आपका लोड कम करने के लिए ऐसे सिस्टम है कि ऐसे किया जाए। एंड फोर्थ सेमिस्टर का जो स्टूडेंट है, फोर्थ सेमिस्टर का, उसमें भी आप वही करें। जो थर्ड ईयर में आ गया, आप क्या कर सकता है कि जो आपका सेमिस्टर में है, जैसे आपका 5th क्लास 6 सेमिस्टर है, ये 5th सेमिस्टर में जितना सब्जेक्ट है उसके साथ +1, मतलब एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। 6th सेमिस्टर में जो भी है उसके साथ +1, अगर आपने इससे शुरू कर रहे हो प्रिपरेशन, अगर आपने सेकेंड ईयर में शुरू किया तो उसका सफिशिएंट है। जो आपका 5th सेमिस्टर सिस्टम में जो भी सब्जेक्ट रहेगा उतना ही पढ़ना है। बट अगर आपने बोला मैं थर्ड ईयर में शुरू कर रहा हूं, मैं शुरू बोल रहा हूं, ये सारे स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर आपने 4th ईयर में हो, अगर आप 4th ईयर में हो, तो इसके केस में आपको सेमिस्टर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। 4th ईयर में हो तो मतलब आपका 7th एंड 8th सेमिस्टर में आपको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आपका सिलेबस में क्या लिखा कोई लेना देना नहीं है, आपको सीधा गेट का टॉपिक से चलना है। अगर आप पास आउट हो, पास आउट के केस में भी सेम चीज होगा कि आपको क्या होता है कि आपने शुरुआत कर रहा हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब से मतलब नहीं है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है फिर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ये आपका 4th ईयर 3rd ईयर के लिए है, बाकी तो सब्जेक्ट जो है वो आपका स्टूडेंट के लिए है। सब्जेक्ट मतलब होता है कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ना है तो आपका स्टूडेंट के लिए है। अब सबसे पहले हम फोकस करेंगे 2025 का जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, 2025 में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है उसमें गेट 2025 के लिए क्या करने जा रहा है, गेट 2025 के लिए क्या करने जा रहा है। तो ये जो चीज आपको देख रहा है कि ये आपका क्या होता है, प्रोडक्शन एप्टीट्यूड। देखो आपका क्या है, आईआईटी रुड़की का प्रीवियस पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे था ये आपको देखना है। आपको देखा है सब्जेक्ट प्रायोरिटी बन गया, प्रोडक्शन, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, सोम, फ्लूइड मैकेनिक्स, टोम, इंडस्ट्रियल, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग मटेरियल्स, पावर प्लांट, आरएसी एंड आईसी। आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे देखेंगे ये जो सब्जेक्ट हमारा प्रायोरिटी, मान लो टॉप 4,
इसमें कौन सा अभी लाइव में चल रहा है, टॉप 4 टॉप 5 में भी जा सकते हो, कौन सा आपका लाइव में चल रहा है। तो आपको क्या करना है, जो 4th ईयर यानी है, मान लो ये टॉप 5 है, इसमें कौन सा लाइव क्लास चल रहा है, इसका 2 आपको सिलेक्ट करना है। 2 लाइव क्लास चाहिए। जैसे प्रोडक्शन अभी लाइव चल रहा है, प्रोडक्शन लाइव चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स लाइव चल रहा है, तो आपको क्या करना है, ये दोनों हमारा अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म है, लाइव ज्वाइन करो। फिर एक आपको रिकॉर्डेड करना है, तो आपका मान लो एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स, पहले मैथमेटिक्स कर लो, इसका आपने रिकॉर्डेड करना शुरू किया। क्लियर हुआ? तो आपको क्या हुआ कि 3 लेक्चर एक दिन में देखना है, और एक कभी कम नहीं हो सकता। 4th ईयर एंड 4th, जो आपका 2nd ईयर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, जो शुरू भी किया है, 2nd ईयर फर्स्ट ईयर थर्ड ईयर, आप एक लेक्चर पढ़ लो। 2nd ईयर थर्ड ईयर वाले 2 कर लो, फर्स्ट ईयर सेकंड वाले एक ही लेक्चर करना है एक दिन में, ज़्यादा नहीं करना है। ज़्यादा पढ़ के आपका दिमाग खराब नहीं करना है, जितनी खराब नहीं करना है, एक कर लें। बट जो बच्चे 4th ईयर में आ चुका है, जो बच्चे फाइनल ईयर में आ चुका है, जो बच्चे आपका पास आउट हो चुका है, तो उसके लिए टाइम नहीं है। 9 महीना 8 महीना 10 महीना बचा है, 9-10 मंथ के अंदर ये खत्म करना है। तो इसके चक्कर में आपको 2 लाइव क्लास, एक रिकॉर्डेड, ये हमेशा कॉम्बिनेशन सेम रहना है। आप रिकॉर्डेड बढ़ा सकते हो, लाइव कम कर सकते हो, रिकॉर्डेड बढ़ा सकते हो। फिर उससे हमारा अंडरस्टैंडिंग मेरे से अगर पढ़ोगे, मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ो, मेरा लाइव क्लास से पढ़ो, आपका सेम इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपका कोई डाउट होता है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं उसका डाउट सॉल्व कर देता हूँ। तो आपका डाउट का ही तो दिक्कत है। अगर आपने लाइव में पढ़ो, आपका अगर आपने इसमें पढ़ोगे तो दिक्कत आपका किसका है? दिक्कत तो लाइव क्लास का है ना। आपका दिक्कत किस क्लास का होगा? लाइव क्लास का होगा। लाइव क्लास का दिक्कत होने की मतलब आपका डाउट क्लियरिंग का, तो लाइव क्लास में आपको डाउट तुरंत मिल जाता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक तो पहले डाउट पैदा नहीं होगा जो मैं पढ़ाता हूँ, दूसरा होता है अगर पैदा भी हो गया तो मुझे डायरेक्टली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मतलब आपके लिए इसका पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने बोला सर मैं एक रिकॉर्डेड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लास जैसे बीच बीच में हमें कभी छुट्टी लेना पड़ता है, संडे कभी छुट्टी लेना पड़ता है। मेरा छुट्टी नहीं होता है, मैं दूसरा कुछ कराता हूँ। जैसा अभी बार का पढ़ाएंगे, भाभा ऑटोमेशन रिसर्च सेंटर का जो टॉपिक है, जो प्रैक्टिस सेशन है, मुझे करना है। ठीक है, बहुत सारे केस हमारा, बहुत सारे केस में हमें अदर देन दिस टॉपिक हमने कुछ करना होता है, तो वो हमने करते हैं। बट उस टाइम में आपका तो लाइव क्लास बंद हो गया ना। अब क्या करोगे? सर उस दिन रिकॉर्डेड कर लूंगा 3, तो आपका 3 लेक्चर एक दिन में हो जा रहा है ना। तो आप अगर 300, मैंने मानता हूं 300 दिन में पढ़ेंगे, 900 लेक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 900 लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा 300 दिन के अंदर। इसलिए 300 डेज के अंदर अंदर आपका 900 लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से अभी आपको बात समझ में आ गया कि जो मैं बता रहा हूं वो क्या है। जो मैं बता रहा हूं वो क्या है कि अल्टीमेटली आपको था 4th ईयर एंड फाइनल ईयर का फाइनल ईयर स्टूडेंट और पास आउट स्टूडेंट है, उसको 2 लाइव एक रिकॉर्डेड में चलते रहना है। अब सबसे पहले बोला सर मुझे प्रोडक्शन पढ़ना है, तो बताइए कौन सा टॉपिक से शुरू करूं। ये क्वेश्चन आ रहा है अभी, ये बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट आया है कि भाई एक प्रोडक्शन शुरू करना है, कौन सा। तो ये सबसे पहले आपको ये टॉपिक लिस्ट को आपका दीवार में चिपकाना है। जहाँ पे आप पढ़ाई करते हो, दीवार में अगर चिपका नहीं सकते, टेबल में अगर चिपका नहीं सकते, तो जैसे इसमें आपने देखा होगा जो हमारा रेस्टोरेंट होता है, रेस्टोरेंट में एक मेनू होता है, मेनू। तो ऐसे एक मेनू के तरह इसको 4 पेज बना के मेनू के तरह बना दो, पीछे मोटा पेपर दो, देखिए ऐसे उसके ऊपर चिपका दो। ये टॉपिक लिस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें बहुत दिक्कत होगा बाद में, आपको पता नहीं चलेगा कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, और बाद में दिक्कत पैदा हो जाता है। इसके चक्कर में आपको क्या करना है, जैसे आपको बोला गया सबसे पहले बोला देखो प्रोडक्शन पढ़ना है। तो अगर आप देखो सबसे पहले लिखा है थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग, पहले टॉपिक लिखा है। अब ये थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग में आपको ये तो टॉपिक शुरू करोगे तो मेरे से लेक्चर पढ़ोगे तो ये सारे बाय डिफॉल्ट सीक्वेंस में आएगा। आपको अगर मेरे से पढ़ना है, बोले सर आपने ऐसे क्यों लिख के रखा है ना, ये लिख के रखा हूं मैंने कि आप जब पढ़ाई करते हैं तो उसमें आपको ये सारे टॉपिक देखते रहना है। दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे सीआर एंगल हो गया, सीआर स्ट्रेन हो गया, वेलोसिटीज हो गया, फोर्सेस, मर्चेंट सर्कल, मर्चेंट थ्योरी, फोर्स रिलेशन, टूल लाइफ, इकोनॉमिक्स, सरफेस रफनेस एंड सरफेस फिनिश ऑफ टर्निंग। तो ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक में आप एक एक करके नहीं पढ़ सकते, आपको ये थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग पढ़ना है। पहले हर बंदे को थ्योरी मेटल कटिंग पढ़ना है, और मेरे से पढ़ोगे सीक्वेंस में आ जाएगा जैसे लिखा हुआ है।
ठीक है। अब बाहर से कहीं से पढ़ोगे तो आपको ये सारे देखना पड़ेगा, ये सारे कवर हो रहा है कि नहीं, बट मेरे से पढ़ोगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक है। तो जैसे आपका थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग है, ठीक है, वहाँ से शुरू किया आपने, थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग से आपने शुरू किया। फिर आता है कि जैसे ही थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग आप आता है मेटल फॉर्मिंग, वेल्डिंग। अब ऐसा नहीं हो सकता है मेटल फॉर्मिंग वेल्डिंग आप कहीं भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे नहीं होता है कि भाई पहले ही मुझे मेटल कटिंग बनना है। प्रोडक्शन एक ऐसा चीज है, कोई भी सब टॉपिक कभी भी पढ़ा जा सकता है। तो आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड में देखना पड़ेगा कौन सा अवेलेबल है। जैसे अभी मैं थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ वेल्डिंग आ जाएगा, तो आपका वेल्डिंग हो गया। फिर आपका मेटल फॉर्मिंग आ गया, कास्टिंग आ गया, मेट्रोलॉजी आ गया, NTMM आ गया, NC मशीन आ गया, एंड मशीन टूल्स। तो ये जो एक एक करके टॉपिक है ये आपको खत्म करते रहना है। अब क्या होता है कि प्रोडक्शन में आपको लगेगा सिलेबस थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, ऐसे लगेगा सिलेबस आपका ज़्यादा भी दिखेगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या जानते हो? सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि ये जो प्रोडक्शन वाला सब्जेक्ट है, इसको पढ़ने के बाद जैसे मेरे से पढ़ते हो तो दिमाग में खून में ऐसे घुसता है, ऐसे दिमाग में खून में घुसता है कि आप इससे मार्क्स लेके ही आओगे। ये ऐसा हुआ है, इस बार भी हुआ है, 2024 में भी हुआ है। जो बंदा दूसरा सब्जेक्ट में पढ़ रहे कि मैं प्रोडक्शन को कम करके प्रोडक्शन में मतलब क्या किया कि प्रोडक्शन में मैंने ये करूँगा, क्या बोलता है वो, ये स्टडी, छोटे छोटे टॉपिक स्टडी, मतलब सिलेक्टिव स्टडी। भाई तुम्हारा जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, यही तो हमने कर दिया उसको, क्या यही तो जो टॉपिक लिस्ट दिया हुआ है यही तो तुम्हारा सिलेक्टिव स्टडी है। आप सिलेक्टिव स्टडी का मतलब होता है ये जो टॉपिक हमने बना के रखा है यही सिलेक्टेड है, सारे नहीं है इसमें। तो ये सिलेक्टेड जो स्टडी मैं करा रहा हूं इससे भी और सिलेक्टेड हो जाओगे तो कुछ बचेगा क्या? फिर एग्जाम सेंटर में जाओगे, गेट तो छोड़ दो, बाकी दुनिया में इसरो देने जाओगे, DRD देने जाओगे, बार्क देने जाओगे, जहां भी जाओगे तो आपको कुछ मिलेगा ही नहीं। तो इसके कारण आपको ये जो टॉपिक है इसको ठीक से पढ़ना है, उसके बाद टिक करना है। जैसे मान लो आपने बोला मैंने CR एंगल एक बार पढ़ लिया, एक टिक कर दिया, CR चिन्ह पढ़ लिया, एक बार टिक कर दिया, आप दोबारा रिवीजन कर लिया और एक टिक कर दिया, रिवीजन हो गया और एक टिक कर दिया, फिर आपका जब तीसरा बार रिवीजन हो गया और एक टिक कर दिया। ऐसे करते करते जैसे ही आपको देखोगे कि टिक किया हुआ है, एक बार, 2 बार, 3 बार, मिनिमम 5 बार होना चाहिए, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है पर मिनिमम 5 बार होना चाहिए। अगर कहीं पे आपका नंबर ऑफ टिक कम दिख रहा है, इससे पता चल जाएगा मेरा ये टॉपिक में कमी रहेगा, मुझे और करना है। तो ऐसे केस में आपको क्या मिलेगा सर? ये देखिए कि जैसे एप्टीट्यूड है, अब एप्टीट्यूड में भी जैसे आपका ऐसे नहीं होते सारे सब्जेक्ट सारे कर लेना है और ऐसे नहीं सीक्वेंस में करना है, लेकिन ये जो वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है VIM पे, मतलब ये तो बहुत तोप विषय है, बट ऐसा नहीं कि ये छोड़ देंगे, ऐसे ना तो बाकी सारे छोड़ देंगे। तो ये क्या होगा कि आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है। आप मान लो मेरे से पढ़ रहे हो, तो मेरे से पढ़ रहे हो तो सीक्वेंस में बना हुआ है, तो आपको कुछ दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, एप्टीट्यूड शुरू करे एंड खत्म करे। ठीक है, बोला सर कहाँ बना हुआ है? तो इसके लिए आपको मैं देता हूं दैट इज QR कोड। तो आपको ये जो सामने QR कोड एक दिख रहा है, ये QR कोड स्कैन करना, दिस इज द QR कोड जो स्कैन करना है। आप जैसे ही स्कैन करोगे तो आपको मिल जाएगा दैट इज ऑल फॉर ऑल लेक्चर लिंक्स। मेरा जितना भी लेक्चर है सारे लिंक आपको यहां से खुल जाएगा। ठीक है, सारे लिंक खुल जाएगा। अब आपको पढ़ने का इच्छा भी एप्टीट्यूड, तो आपने क्या किया, यहां पे गए, ये ऐसे होता है लिंक, दिस इज द, ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है ना वही QR कोड से आपको मिलेगा। उसके बाद ऐसे ही आपका स्टार दिख रहा है, इसमें क्लिक किया, इसमें डन कर दिया, तो ऐसे दिखेगा कि आपका ऑल लिंक्स। जैसे ऑल लिंक्स देखा तो आपने देखो यहाँ पे थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग का लाइव क्लास चल रहा है, उसमें जो लिव लिखा होगा लाइव, इसका मतलब होता है लाइव क्लास यहाँ पे चल रहा है। अब ये जो क्लास है इसमें आप यहाँ से शुरू करें तो ये तो रिकॉर्डेड हो गया। अब इसमें क्या पढ़ाया कैसे पता चलेगा ना, इसमें पढ़ाया मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका कौन सा टॉपिक पढ़ा वो भी पता चलेगा। फिर आप जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इसका जैसे ही थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको बोला सर फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है, उसमें लिखा लाइव, इसका मतलब होता है आपका लाइव क्लास में ये भी चल रहा है। ठीक है, आप इसके बाद जैसे कौन सा टॉपिक में क्या पढ़ाया, कौन सा लेक्चर में कौन सा पढ़ाया, वो आपको यहाँ पे लिखा रहता है। आपको पढ़ना है एप्टीट्यूड, आप उतना ढूंढने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जाना है एप्टीट्यूड, कंट्रोल F का मतलब होता है फाइंड इन द सीट, फाइंड इन द सीट। उसमें बोला मुझे एप्टी पढ़ना है।
जैसे एप्टीट्यूड पढ़ना है तो आपको पता चलेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कंप्लीट कोर्स फॉर 2025-24-25, ठीक है। इसके लिए ये नाम थे 24-25 तो मेरा 26 के लिए नहीं होगा, ये आपका मोस्टली सेम रहता है, कुछ क्वेश्चन हम ऐड करेंगे, मतलब कॉन्सेप्चुअली सारे सेम रहेगा, कुछ क्वेश्चन हम ऐड करेंगे फॉर नेक्स्ट ईयर। इसमें जाके देखा कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें क्या होता है, फर्स्ट एनरोल इन द कोर्स, पहले एनरोल कर लेना इससे, फिर आपका स्टडी मटेरियल यहाँ से डाउनलोड कर लेना, स्टडी मटेरियल जो आपका डाउनलोड कर लेना, ये आपका अनअकैडमी का क्या लिखा है और यहाँ पे मैंने इसका लिंक क्या है, एंड उसके बाद उस दिन क्या पढ़ाया ये यहाँ से आपको दिखेगा, लास्ट में आपको दिखेगा क्या पढ़ाया। अब आपने एक के बाद एक यहाँ से क्लिक करते जाएंगे, क्लास पढ़ते जाएंगे, ऐसे जैसे आपका लेक्चर है, टॉपिक में दिख गया कौन सा टॉपिक है, इसमें एक के बाद एक आपका ऐसे पढ़ते जाएंगे और इसमें क्लिक करते जाएंगे। इसमें क्लिक कर दिया, ये आपने खोल दिया, इसमें क्लिक कर दिया, ये आपने खोल दिया, और सर खुला नहीं क्योंकि सब्सक्रिप्शन चाहिए, तभी खुलेगा, सबको लॉगिन करना पड़ेगा तब जगह होगा, ठीक है। जैसे ही करेंगे डायरेक्ट क्लास खुल गया। चलो अब लॉगिन करके मैं दिखा देता हूँ। तो जैसे ही किया कि मैंने जैसे लॉगिन कर दिया तो आप देखो मैं यहां से क्लास खोलता हूं, डायरेक्टली क्लास खुलेगा। जैसे ही क्लास खोलता हूं डायरेक्टली यहां से क्लास खुलेगा, दिख गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, आप जाके डायरेक्ट क्लास खुल गया कि कौन सा क्या होता है, कहां क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है, आपको एवरीथिंग यहां से दिख जाएगा, ठीक है। तो जैसे हमने क्लास खोला तो उसके हिसाब से आपको सारे दिख जाएगा। फिर आप देखोगे इसमें, हाँ इसमें साउंड ऑन कर दो। ये स्लाइड में कोई गेट का क्वेश्चन है, छोड़ दो। आप ऐसे करके आप जैसे बढ़ते जाओगे, बात का हम दिख आए थे सर, क्वेश्चंस एंड मैकेनिकल का नहीं, ऐसे एक रूल है। जैसे मान लो ये थोड़ा सा हमारा पहले बात कर रहा है, वैसे 10-10 सेकंड बढ़ा सकते हैं। साइक्लिसिटी है उसका, एसी पेपर का भी है, आपका मैकेनिकल का भी है, सिविल का भी है, इलेक्ट्रिकल का भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, एक्सी का भी है, एंड कंप्यूटर साइंस का भी है। दुनिया भर का जितना गेट में का नहीं होगा, ऐसे ऐसे में बढ़ सकता है, लेकिन इससे कुछ फायदा नहीं होगा आपका, आपको 10-10 सेकंड के बढ़ा के जाना है, ठीक है। तो ये आपको सारे दिख जाएगा कि क्या क्या पढ़ाया गया, क्या क्या हुआ है। अच्छा, देखने का क्या क्या पढ़ा जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो लिखा रहता ना क्या पढ़ा है मैंने, इसके बाद तो लिखा रहता कौन सा चीज में पढ़ाया है। इतना मेहनत करके इतना सीक्वेंस में दुनिया में कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। आप जाके बहुत सारे कुछ चीज होगा जो हमने बाकी, जैसे इसमें कभी स्पेशल क्लास में भी पढ़ाया, तो जैसे हमारा स्पेशल क्लास में पढ़ाया उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। तो आपको इधर से देखना है कि क्या लिखा है, ये आपका उसका यूआरएल है, यूआरएल में हमेशा क्लिक करना है, बट जो क्या पढ़ाया वो यहाँ से जो लिखा रहता है उसी से देखना है, इस तरफ से जो लिखा रहेगा उससे देखना है। तो ऐसे आप एप्टीट्यूड पढ़ सकते हो, ऐसे मैथ पढ़ सकते हो। कंप्लीट सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ, कंप्लीट का कंप्लीट सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ। मतलब कौन सा सब्जेक्ट, कंप्लीट सब्जेक्ट, मतलब आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उसमें जो 15 सब्जेक्ट है, 15 का 15 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ। आपको और कुछ जान करने का जरूरत नहीं है, तो मंडल को फॉलो करें एंड पढ़ना शुरू करें। 100% का 100% क्वेश्चन मेरा कॉमन आता है, 2024 में कॉमन आया है, वो मैंने यूट्यूब में आप देख सकते हो, मैंने सारे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तो थोड़ा बहुत और बचा है, बट जो जो सब्जेक्ट मैं करा रहा हूँ आप देखोगे 100% का 100% क्वेश्चन मंडल का दीनी इलाही से एंड मेरा टॉपिक लिस्ट से, दोनों से आ रहा है। तो आप चिंता ना करके इसको फॉलो करें। तो सबसे पहले आपका क्या काम हो गया, टॉपिक लिस्ट आपको लेके आना है एंड उसके बाद इसको पढ़ते रहना है, एंड उसके बाद आपका स्प्रेडशीट जो है वो देख देख के पढ़ना है और स्प्रेडशीट को ही फॉलो करके पढ़ते रहना है। उससे क्या फायदा होगा, क्योंकि आप स्प्रेडशीट से पढ़ते हो। हाँ, जैसे आपने कोई मेरा लेक्चर खोलोगे तो आपको बोलेगा कि एक मटेरियल लो, स्टडी मटेरियल, वो क्या होता है, उसका नाम होता है दीन-ई इलाही। मतलब ऐसा क्यों नाम है, ऐसा क्यों नाम है ना, इसके कारण है कि जो मटेरियल आप देखोगे, जैसे दिस इज द नोट्स, क्या होता है कि जैसे मंडल का नोट है, मैं एक स्टूडेंट ने मुझे लिख के बना के भेजा था, आदर्श नोट विथ थ्योरी, इतना थ्योरी पढ़ा देंगे जो जिंदगी में कभी ना आया ना आएगा। अब क्या हुआ कि मैंने क्या किया कि जो चीज हमें जरूरत है मैं उतना पढ़ूंगा,
क्यों भाई? 15 सब्जेक्ट पढ़ना है। आपको इच्छा होगा मैं खूब पढ़ूं, आपको दिल का अरमा होगा मैं खूब पढ़ूं, होगा, लेकिन आपके पास टाइम कितना है? सिर्फ 15 सब्जेक्ट है, पढ़ना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, तो टाइम कम है। तो क्या करना चाहिए? इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्योरी, POIQ, ये सब सारे में ना जाके अगर आपको इकट्ठा सब मिल जाए तो मतलब उसमें थ्योरी भी मिलेगा, उसमें क्वेश्चन भी मिलेगा, उसमें गेट का 32 ईयर्स का POIQ मिलेगा, उसमें IAS का 32 ईयर्स का POIQ मिलेगा, उसमें IAS का, इसरो का, DRDO का, स्टेट पीसीएस का 50 डिफरेंट एग्जाम का क्वेश्चंस। कितना एग्जाम? 50 डिफरेंट एग्जाम जो है उसका क्वेश्चन अगर आपको इकट्ठा मिल जाए एंड इतना वॉल्यूम में, मतलब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ फ्लूइड मैकेनिक्स। आपको क्या होगा, जैसे आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हो तो आप क्या करते हो? थ्योरी पढ़ते रहते हो, थ्योरी पढ़ते रहते हो, थ्योरी पढ़ते रहते हो। आप थ्योरी पढ़ने से आपका कितना लर्निंग होगा? थ्योरी पढ़ने से कितना लर्निंग होगा ना? थ्योरी पढ़ने से इतना लर्निंग होगा। अब आपको थ्योरी के साथ POIQ ये सारे पढ़ना पड़ेगा, किताब पढ़ना पड़ेगा, तो वो कितना टाइम लगेगा? 15 सब्जेक्ट पढ़ेंगे पहले टीचर से, उसके बाद मैं POIQ करूंगा, उसके बाद मैंने गेट का क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मैंने IAS का क्वेश्चन करूंगा, उसके बाद मैंने किताब का क्वेश्चन करूंगा। टाइम कहाँ है भाई? तब होता है कि मंडल्स दीनी इलाय के साथ थ्योरी को कमेंट कर लिया तो कितना होगा सर? आपका इतना लर्निंग हो जाएगा। फिर उसका टेस्ट सीरीज आपने ऐड कर दिया तो आपका पूरा कंप्लीट लर्निंग हो जाता है। तो ये क्या है कि अगर मेरा दीनी इलाय से पढ़ोगे तो आपका फायदा ये है कि सिर्फ और टेस्ट देना होता है, बाकी कोई यूज करने का जरूरत नहीं है। दैट इज सफिशियंट, 100% सफिशियंट। तो जैसे मैंने अभी किया था, जैसे मान लो ये मेटल कटिंग है, ठीक है, ये मेरा दीनी इलाही है, मेटल कटिंग का दीनी इलाही। ऐसे मिलेगा आपको, व्हाइट बैकग्राउंड होगा और ऐसे आपको 9 स्लाइड इन अ पेज मिलेगा, ऐसे 9 स्लाइड इन अ पेज मिलेगा। ये आपके सामने सब कुछ दिख जा रहा है। उसके बाद क्या होगा कि आप जैसे देखोगे कि यहाँ पे ये क्या क्या कुछ लिखा हुआ है कि भाई थ्योरी चल रहा है, क्योंकि पहले थ्योरी मिलेगा बाय डिफॉल्ट। फिर मिल जाएगा कि नहीं मुझे तो क्वेश्चन मिलेगा। देखो आपको मिल गया कि IAS 2011 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। गेट 1995 एंड 2008 दो बार आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। IAS 2006 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था। इसमें आपका जो है क्लियरेंस एंगल पढ़ दिया। फिर उसके बाद हमारा पढ़ गया दूसरा कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक से यहाँ पे IAS 2004 में आया था, 2003। ये आपका 32 ईयर्स का कंपैरिजन है, 32 ईयर्स का, ठीक है। ऐसे करते करते आप आगे बढ़ो तो आपको दिख जाएगा कि जैसे ही हम कुछ चीज़ पढ़ रहा है उसके बाद उसका रिलेटेड क्वेश्चन आ जा रहा है। और ये नहीं सिर्फ मैकेनिकल का, PI ब्रांच का, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल ब्रांच का भी क्वेश्चन है, IAS का भी है, गेट का भी है, इसरो का भी है। उस सब में कम क्वेश्चन आता है इसलिए कम दिखेगा। जैसे इसरो, DRDO उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है इसलिए वो कम दिखेगा। ये देखो आपका IAS 2022 में आ गया, ठीक है, 22 में यहाँ पे दिख जा रहा है। ऐसे आपका 1995, 1996, 1990, मतलब 32 ईयर्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। नॉट ओनली क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपका क्वेश्चन है। ये देखो इसरो का मिल गया, ठीक है, इसरो का भी मिलेगा, DRDO सारे का मिलेगा। तो ऐसे करते हुए आप जब जितना देखोगे तो आपको दिखेगा कि भाई 2021 में PI में आया था, 11 में बड़ा PI में आया था, 18 में आया था, ठीक है, 2014 इंजीनियरिंग सर्विस का कॉमर्शियल में आया था, 22 का PI का ब्रांच में आया था। तो आपने देखो 2020 का एक गेट में आया था। आप देखो कि कुछ कुछ जगह में स्पेशली भर भर के कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ रहा है और कुछ कुछ थ्योरी ज़्यादा आता है, क्वेश्चन कम आता है। इससे आपको पता चल जाता है कौन सा एग्जाम में कौन सा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड कौन सा, जैसे आपको ये देना है। देखो IAS 2004 में आया था, इसरो 2009 में आया था, ऐसे आपको सारे दिखेगा। 32 ईयर्स का क्वेश्चन हमने इसमें कंपाइल करके रखा है। इससे क्या हुआ कि ये बन गया इनविंसिबल मटेरियल। दुनिया में जो एग्जाम देने जाओगे आपको क्या सिर्फ क्वेश्चन ही है? नहीं, इसका आंसर भी है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ठीक है, आंसर भी है। बहुत सारे चीज़ में एक्सप्लेनेशन नहीं है, उसमें हम क्लास में करा दिया तो आपको क्लास से डायरेक्ट मिल जाएगा। यही सीक्वेंस में पढ़ना होता है। तो ये जो मटेरियल आपको मिला इसमें क्या नहीं है बताइए आप? इसका नाम दीन हिलाई क्यों है? क्योंकि ये जो चीज़ है इसमें सारा ऐसे कन्वर्सेशन का, सिविल सर्विस का, मेंस का भी क्वेश्चन कुछ ऐड होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ क्वेश्चन होता है जो हमें कराना होता है, इसलिए वो कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए होता है। ऐसा क्वेश्चन हम सिलेक्ट करके डाल रखा है। तो आपको सारा दुनिया, IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है। मतलब
गेट, आईएएस, पीआई, मैकेनिकल, उसके बाद ऐसे 32 ईयर्स का दुनिया भर का सारा क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ा उसको अप्लाई किया, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको अप्लाई किया, जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसको अप्लाई किया, जो कॉन्सेप्ट किया पढ़ा उसको अप्लाई किया। इसलिए ऐसे देखो यहाँ पे हो गया, फिर थ्योरी खत्म, उसका सारे क्वेश्चन के आंसर, एक्सप्लेनेशन सारे आपको मिल जाएगा। फिर आपने आगे गया तो आपका जो थ्योरी पढ़ा उसके बाद क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ऐसे करते करते एक क्या सिर्फ मैकेनिक, एक क्या सिर्फ आपका थ्योरी मेटल कटिंग, नहीं, पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ऐसे मेटल बन चुका है, कंप्लीट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको करना क्या है, आपको कितना पढ़ना है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। और आप जब पढ़ाई करेंगे, जैसा आप देखा कि ए वाला जो इक्वेशन है, यहाँ पे कितना क्वेश्चन आया, यहाँ से आपका थ्योरी देखोगे, थ्योरी यहाँ पे खत्म हो गया, दिस इज थ्योरी, यहाँ पे आपका थ्योरी खत्म हो जाता है, दिस 2 स्लाइड। इस 2 स्लाइड से क्वेश्चन कितना आया, 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, सबको पता चलेगा, इसी से आएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन तो इसी से आएगा। तो इसके चक्कर में 2024 में जो गेट का क्वेश्चन आया वो भी इसी से आ गया। अब आप क्या करते हो ना, आप अगर मान लो क्वेश्चन में ऐड नहीं करता, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, सारे को सेम प्रायोरिटी देंगे। जो लिस्ट सबसे कम इंपॉर्टेंट है, जिसका कोई माँ बाप नहीं है, जिसका जरूरत नहीं है उतना ज़्यादा, आप उसमें भी फोकस करेंगे। उसके चक्कर में आपका टाइम भी बर्बाद होगा और ये पता भी नहीं चलेगा कि करना क्या है। मतलब इसलिए क्या होता है कि जो मंडल्स दीनी इलाई है, ये इतना टाइम आपका सेव कर सकता है। इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट है ये थोड़ा देख लो कि क्या होता है, कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन इक्वल टू सिलेक्शन। आपको पहले कॉन्सेप्ट बनाना है एंड उसी कॉन्सेप्ट का सारा क्वेश्चन अगर साथ मिल जाए, 32 ईयर्स का अगर 50 एग्जाम का क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट का मिल जाए, तो आप अप्लाई कर करके आपका दिमाग में बात घुस जाएगा कि क्या आपका इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होता है, किस किस तरह से एग्जामिनर पूछता है इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस, ये सारे जब दिख जाएगा, फिर इसलिए होता है कि सिलेक्शन चाहिए तो मंडल से पढ़े, क्योंकि कम से कम टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं कि किसी से नहीं होगा, उसमें टाइम लगेगा। आपको अगर मंडल से पढ़ के 1 साल में जो काम हो सकता है, बाकी से पढ़ के 5 साल में होगा, क्योंकि आपका प्रोसीड्योर में लेंथी प्रोसेस आ गया कि पीओआई की तुम खुद करो, ठीक है, पहले मेरे से पढ़ो, फिर किताब से तुम पढ़ो। अब इतना सारे पढ़ाई भाई, तुम्हारे पास टाइम कितना है, 15 सब्जेक्ट है और इतना है। तो इसके चक्कर में जो है, टुडे मंडल स्टूडेंट, टुमारो अ गवर्नमेंट ऑफिसर, ठीक है। ऐसे जैसे ही आप देखोगे कि जितना भी सिलेक्शन हुआ है, जहाँ भी स्टूडेंट मिल रहा है, आपको दिखेगा कि ये मंडल का स्टूडेंट है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आज के ज़माने में इंडिया में जहाँ भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, जो भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाओगे, आपको मंडल का स्टूडेंट मिलेगा ही मिलेगा। हर जगह में IITs जाओ उसमें मिलेगा, NITs जाओ उसमें मिलेगा। मैकेनिकल का स्टूडेंट जहाँ भी है वो मंडल का स्टूडेंट होना ही है, ठीक है। तो ऐसी एक चीज़ है कि सिनोनिमस कि एक्चुअली क्या है, इसके कारण पूरा चैट जीपीटी में मेरा नाम आ चुका है, ठीक है। जैसे चैट जीपीटी है, उसमें सर्च करो हु इज़ इसके मंडल, देखो वो आपको सारे बताएंगे व्हाट अबाउट मी। अगर आप किसी और का नाम सर्च करो कुछ नहीं आएगा, लेकिन उन्हें पता ही नहीं, चैट जीपीटी को कहाँ से पता तुम जो है किसका बात कर रहे हो। इस दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, 8 बिलियन, ठीक है, 800 करोड़ लोगों के अंदर में चैट जीपीटी सर्च करके इसके मंडल के बारे में बता दे रहा है। इसका मतलब कुछ काम तो किया। उससे अगर आपने गूगल में सर्च करोगे इसके मंडल नोट्स, आपको 300 वेबसाइट में मेरा मटेरियल मिलेगा। तो ये सब सारे काम जो कर रहा हूँ, उसी से ये चीज़ बना है कि स्टूडेंट को कम से कम टाइम में कैसे सिलेक्शन दिलाया जाए। एंड कम से कम टाइम का अगर करना चाहते हो तो कॉन्सेप्ट के साथ ही एप्लीकेशन चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे एक टीचर के लिए मैंने कॉन्सेप्ट कभी पढ़ाया और एप्लीकेशन कभी कर रहा हूँ, टीचर के लिए हो जाता है। क्यों? क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है कि हम तो एक ही चीज़ 20 साल पढ़ा रहा है, 10 साल पढ़ा रहा है, हम तो रट गया। बट एक स्टूडेंट को 15 सब्जेक्ट 10 महीना पर 12 महीने 11 महीने में करना है, उसके लिए दिस इज अ सिस्टमेटिक मेथड जो आपको यूज़ करना है। एक तो सिस्टमेटिक लेक्चर है जो आपको स्प्रेडशीट में मिलेगा, एक आपका सिस्टमेटिक मेथड है जो ऐसे मिलेगा। तो मतलब आपको जैसे ही बोला जाएगा कि भाई प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो आप ऐसे शुरू करो। जो हमारा स्प्रेडशीट है, इसी स्प्रेडशीट से पहले तो टॉपिक लिस्ट लेकर आओ एंड उसके बाद जो हमारा स्प्रेडशीट है, इस स्प्रेडशीट से शुरू करो।
जहां से आपको पढ़ने का इच्छा है वो करो, लेकिन इच्छा का बोलने से मैं सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ पे जो टॉपिक लिस्ट दिखा रहा था, इस टॉपिक लिस्ट से आप सिलेक्ट करो कि कौन सा मुझे अभी पढ़ना है, उसके हिसाब से आप मेरा यहाँ से जो स्प्रेडशीट है वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। जैसे ही पढ़ना शुरू कर दोगे तो आपको एवरीथिंग इन अ सिंगल प्लेस, एवरी मटेरियल इन अ सिंगल प्लेस, एवरी क्वेश्चन इन अ सिंगल प्लेस, आपको सिर्फ पढ़ते रहना है और टेस्ट देते रहना है। मतलब टेस्ट, आप टेस्ट कहाँ से दे? अनअकैडमी में अगर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो टेस्ट आपको मिल जाएगा। अगर आपने अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लिया तो टेस्ट तो आपको मिल जाएगा, मतलब टेस्ट मिल जाएगा, बिल्कुल टेस्ट आएगा। तो वो टेस्ट के साथ साथ मैंने आपको दिया हूं डीपीपी टेस्ट, दिस इज फ्री। मतलब जैसे आपने पढ़ रहे हो अभी सोम, अगर मान लो एनसीसीएनसी मशीन, जैसे आपका पढ़ रहा हो एनसीसीएनसी मशीन, तो आपके लिए मैंने ऐसे टेस्ट बना के रखा हूं डीपीपी टेस्ट, इसका मतलब डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का टेस्ट। जैसे आज आपने एनसीसीएनसी पढ़ना शुरू किया तो पहला टेस्ट दे दो, दूसरा कल पढ़ना शुरू, मतलब जैसे आप देखोगे कि फर्स्ट टेस्ट आपका हो गया तो आपने थोड़ा सा और पढ़ो, फिर सेकंड टेस्ट दे दो। तो आपको दिख गया कि भाई इसमें 8 टेस्ट है, तो मतलब मेरे पास मान लो दीनी इलम में 10 पेज है, तो एक एक पेज का एक एक टेस्ट हो जाएगा। मान लो दीनी इलम में आपका 25 पेज है, तो आपको 3 पेज पढ़ना है, एक टेस्ट देना है, ऐसा है। ठीक है, 3-3 पेज पढ़ते रहना है, एक एक टेस्ट देते रहना है। तो क्या होगा कि आपने जो अभी पढ़ा उसी को आपने टेस्ट फॉर्म में चेक कर सकते हो कि मेरा अंडरस्टैंडिंग आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें लेकिन जितना फुल मार्क्स है वो लाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको अभी पढ़ा, अभी भूल गया तो एक साल बाद कहाँ याद रहेगा। तो इसलिए ये आपका होता है डीपीपी टेस्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का टेस्ट। ऐसे सारे सब्जेक्ट का है। ठीक है, कुछ सब्जेक्ट का भी कंप्लीट नहीं है, थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हुआ। और सारे सब्जेक्ट कैसे मिलेगा? 15 का 15 सब्जेक्ट का ऐसे टेस्ट आपको मिलेगा। तो आपके पास मिल गया मटेरियल, आपके पास मिल गया क्लास का लिंक, आपके पास मिल गया पूरा क्लास का लिंक, आपको पता चल गया उस क्लास में क्या पढ़ाएगा, एंड आपको पता चल गया टेस्ट कैसे देना है। अब जैसे ही एक टॉपिक खत्म हुआ, जैसे मान लो आपका ऐसे एनसीसीएनसी खत्म हुआ, अनअकैडमी के पास आप इसका टेस्ट अवेलेबल है, सिर्फ एनसीसीएनसी का पूरा ये जो 8 टेस्ट है उसमें आपको एक टेस्ट मिलेगा, वो टेस्ट आपको देना है। फिर फुल सब्जेक्ट, जैसे आपका एनटी में एनसीसीएनसी मशीन हमारा प्रोडक्शन में आता है, पूरा प्रोडक्शन पढ़ने के बाद आपको एक बार टेस्ट देना है। पूरा प्रोडक्शन जैसे पढ़ लोगे, पढ़ने के बाद आपको एक बार ऐसे ये पूरा प्रोडक्शन पढ़ने के बाद सब्जेक्ट टेस्ट हो जाएगा। फिर आपका क्या होगा? फुल लेंथ टेस्ट। फुल लेंथ का मतलब होता है पूरा 15 सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आप फुल लेंथ टेस्ट दोगे। ऐसे अनअकैडमी के पास और टेस्ट सीरीज है। तो मेरे से पढ़ना है सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज, उसके बाद पढ़ना है अनअकैडमी का फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। तो टेस्ट देते रहना है, रिविजन करते रहना है। पहले 4 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे विदाउट एनी रिविजन, 4 सब्जेक्ट पढ़ना है विदाउट एनी रिविजन। फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा रिविजन। कैसे रिविजन? जैसे मान लो आपने पढ़ना शुरू किया और आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ लिया, 4 सब्जेक्ट तक आपका रिवीजन का जरूरत नहीं पड़ता है, उसके बाद पढ़ेगा। बस सर ऐसे 4 क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि एक्चुअली आप देखोगे कि हमारा जो नीट है, जो IIT JEE है, इन लोगों का जो स्ट्रेटेजी रहता है कि पहले सब्जेक्ट खत्म करो उसके बाद रिवीजन करो। ये आपने देखे होंगे। जैसे हमारा नीट है, आपका IIT JEE है, इन लोगों का एक प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होता है, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स होता है, 3 सब्जेक्ट होता है। इसका सिस्टम ये रहता है कि भाई पहले सब्जेक्ट खत्म करो फिर रिवीजन करो। ये आपका देखा होगा, ये आपका पूरा देश में चलता है। अब यूट्यूबर क्या करता है, वो लोग क्या करेंगे, इसका जो स्ट्रेटेजी बता रहा है उसको उठा के गेट में चिपका देंगे। अब गेट का एग्जाम में, जो गेट का एग्जाम होता है, स्पेशली अगर मैकेनिकल का बात करें, 15 सब्जेक्ट है भाई। अगर आपने सारा 15 सब्जेक्ट सिलेबस खत्म करके फिर रिवाइज करने जाओगे, कुछ भी याद नहीं रहेगा। आपको नोट देख के लगा मैंने ही लिखा हूं क्या, ऐसा हाल होगा। नोट देख के लगेगा मैंने ही लिखा हूं क्या, तो ऐसे लगेगा। इसके केस में क्या होगा कि इसलिए मैंने बोला 4 सब्जेक्ट आप पढ़ लो, 3 सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट। इसमें आपको मतलब उस टाइम में आपको पहले जो 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे पहले वाला, उसमें आपको रिवीजन का जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना तो आपका दिमाग में रहेगा कि मैंने पढ़ा हूं। जैसे ही 5th सब्जेक्ट आपने शुरू किया, 5th सब्जेक्ट, तो आपका इसका जो 1st सब्जेक्ट था इसका रिवीजन करो।
ये 5th सब्जेक्ट शुरू किया फर्स्ट का रिवीजन, लेकिन टाइम देखना पड़ेगा कि मेरा 4 सब्जेक्ट हो चुका है और 4 सब्जेक्ट में मेरा कितना प्रायोरिटी है। जैसे गेट का परसेंटेज से दीजिएगा कि 4 सब्जेक्ट में मैंने कवर किया हूँ 40 मार्क्स, तो मतलब आपका 40% सिलेबस खत्म हो चुका है। तो 40% सिलेबस अगर खत्म हो चुका है तो 40% टाइम आपको रिवीजन में देना है और बाकी 60% टाइम आपको न्यू जो पढ़ रहा है उसमें देना है। फिर आपने 5th सब्जेक्ट हो गया, 6th सब्जेक्ट शुरू किया, तो इस तरह में आपका और सब्जेक्ट आ गया, तो आपको बोला सर 50% हमारा हो गया अभी सिलेबस खत्म। मतलब कैसे पता करूं कि कितना परसेंट हुआ, मैंने इसीलिए तो हमें परसेंटेज लिख के दिया हूं, कैसे पता करूं कि मेरा कितना परसेंट प्रिपरेशन हुआ। तो आपको क्या होगा, अगर आपने प्रोडक्शन पढ़ लिया तो आप कोई एक पकड़ो, एनी वन, इसका कोई एक पकड़ लो कि भाई हमारा 2017 सेट 1, तो 16 मार्क्स का हो गया आपका। एप्टीट्यूड पढ़ा 15 मार्क्स का हो गया, मैथमेटिक्स पढ़ा 13 मार्क्स का हो गया। तो ये जोड़ते जाओ कि मैंने जो सब्जेक्ट पढ़ा हूँ उसका कितना होता है अभी तक। तो अभी तक मेरा गेट का कितना मार्क्स का प्रिपरेशन हो चुका है, कोई एक को पकड़ना, दोनों पकड़ोगे हट जाएगा, नहीं तो आप एवरेज भी ले सकते हो, इसका एवरेज लेके भी कर सकते हो। बट बेटर है कि कोई एक सब्जेक्ट को पकड़ लो कि भाई मैंने अभी तक इतना सिलेबस कवर किया हूँ, कि इतना तक किया, तो आपको जितना परसेंट इसका मार्क्स है उतना परसेंट टाइम रिवीजन में देना है, बाकी जो बचा है उसका उतना परसेंट टाइम आपको नया पढ़ने में देना है। ऐसे करके बढ़ाना पड़ता है, रिवीजन उसके साथ करो। 3-4 सब्जेक्ट आप पढ़ लो, उसके बाद से रिवीजन स्ट्रेटेजी लगा दो। जैसे ही लगा दोगे रिवीजन स्ट्रेटेजी तो फिर आपको क्या होगा कि आप जो परसेंटेज बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से आपका भी रिवीजन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। अच्छा, रिवीजन के टाइम में एक होता है कि एक तो दीन इलाही पढ़ना है, जब भी दिखा रहा था, एक तो ऐसे दीन इलाही पढ़ना है जो आपको दिखा रहा था। इसके बाद हम क्या करते हैं, क्लास में जब पढ़ेंगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चन में मानता है मंडल स्टार, मेरा ऐसे जुगाड़ है, फिर आपको डीजे मुझे लगा के लगा देंगे इसमें मंडल स्टार। जो जो क्वेश्चन में मंडल लगा, पहली बार रिवीजन करोगे सब करना है, दोबारा रिवीजन करोगे, तीसरा बार रिवीजन करोगे, 4 बार जब रिवीजन करोगे तब जाके सिर्फ जो मंडल स्टार मंडल लगाया है। बट आप भी जैसे पहली बार कर रहे थे रिवीजन, जिस क्वेश्चन में आप प्रॉब्लम फेस करोगे उसको एक स्टार मार देना, सो दैट आपको पता चल जाए कि कौन सा क्वेश्चन मुझे बार बार करना है। ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन हर बार करना है। पहली बार मैंने क्लास में कराया, उसके बाद आपने टेस्ट दिया, ठीक है, वो आपका मेरा टेस्ट में, उसके बाद आपने दोबारा किया तो देखा कि ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो हमारा खून में घुस चुका है, तो उस क्वेश्चन में कोई टिक भी नहीं करना है। बट बहुत सारे क्वेश्चन आएगा जिसमें फंसोगे, तो वो जो रिवीजन करते हो उस टाइम में, और मैं जो पढ़ाता हूँ उस टाइम में मैंने 5 स्टार मार देता हूँ, फिर आपने उसको 4 स्टार मार सकते हो जो आपका जहाँ पे डाउट होगा। उसके बाद आपको क्या होगा कि जब तीसरा बार रिवीजन करोगे तो आपको सारा क्वेश्चन नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर वो जो आपका जो जहाँ पे डाउट हो रहा था और जहाँ पे मैंने 5 स्टार मारा वो क्वेश्चन आपको करते रहना है। ऐसे कब तक करते रहना है ना, ऐसे 5 बार मिनिमम 5 टाइम्स रिवीजन रिक्वायर्ड, तो 5 बार मिनिमम करना है। अगर मान लो ये मेरा क्वेश्चन है, इसमें डाउट पैदा हो गया, ऐसा हो सकता है कि ये मेरा क्वेश्चन में डाउट पैदा होगा, तो आपको दिख जाएगा कि कौन सा टॉपिक का है। बोला सर है ना टूल लैब का है, ये कौन सा टॉपिक का है सर, ये तो क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन दिख रहा है बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सर, ये हमारा दिख रहा है किसका है, टेलर्स टूल लैब का है। किसका है, टेलर्स टूल लैब का है। तो आप क्या करोगे कि अगर जब रिवीजन करते हो तो आपको क्या करना है, मंडल का पहले स्प्रेडशीट खोल लेना है, खोल के लिखा है टेलर्स टूल लैब, तो बोला सर आपका टेलर्स लिखा है, तो मैं कंट्रोल F करके देखता हूं टेलर्स में कुछ मिलता है तो। देखो आप जाके टेलर जब लिखा हूं उसमें 4 आ गया, ठीक है 4, तो इसमें टेलर जो है वो ये भी है, मैथमेटिशियन भी है, उसके चक्कर में मैथमेटिक्स में मिल रहा है जाके मुझे। बोला नहीं इधर में मिलने से कुछ नहीं होगा, मुझे और लिस्ट में मिलना चाहिए। तो मैंने इसमें एक एंटर किया तो बोला कि सर इसमें आ गया टेलर सीरीज मैक्लॉरियन सीरीज, तो ये तो मैथमेटिक्स का बात हो जा रहा है, क्योंकि मैंने सारा सब्जेक्ट पढ़ा था ना, इसमें ऐसे मिलेगा आपको। ये आपका लेंथ ऑफ द आर्क, कार्टेशियन लेंथ आपका जो है इसमें टेलर सीरीज। आप जाके मिला फाइनली टेलर्स प्रिंसिपल, फिलर गेज, ठीक है, बट टेलर्स टूल लाइफ इक्वेशन, तो चारों का 4 हो गया। आप जाके जैसे ही बोला कि मेरा तो इसमें टेलर्स जो है टेलर से नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब उसमें लिखा होगा टूल लैब इक्वेशन। तो जैसे बोला टूल लाइफ, तो आपको क्या होगा टूल लाइफ इक्वेशन,
क्योंकि इसमें कम हो जाएगा फिर, मतलब जैसे 4-5 हमें चेक करना था, मैंने टूल लैब मिला तो टूल लैब इक्वेशन जैसे ही मिला तो आपको पहुंच गया सर ये जो दिख रहा है ये आपका टेलर्स टूल लैब इक्वेशन है। इस सब में क्या पढ़ा था, टूल लैब क्राइटेरिया क्या है, टेलर्स टूल लैब इक्वेशन क्या है, वैल्यूज ऑफ एक्सपोनेंट क्या है, एग्जाम्पल है। तो मतलब अगर वो क्वेश्चन आप देखोगे कि सर इसके बाद तो दूसरा क्वेश्चन में देखना है कि आपका एक्सटेंडेड मॉडिफाइड टेलर्स इक्वेशन टूल लैब का वैसे, तो ये जो टूल लैब का लिखा हुआ है इसमें पहले से क्या है, एक क्लास में मिल जाएगा। जैसे इस क्लास में आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा खुल जाएगा ये कि ये क्लास का जो है, क्लास का जो शुरुआत है ऐसे डायरेक्ट खुलेगा। आप जहां पे पढ़ रहे थे वहीं से खुलेगा, ये भी सबसे गुड इवनिंग एवरीबॉडी। दुर्गालाल, राहुल, जहां से आप पढ़ रहे थे वहां से होगा। मदन, तो जैसे ऐसे हो जाएगा कि तो थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग है, आपने जैसे ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाओगे, ऐसे ऐसे करके बढ़ाते जाओगे, तो ये क्या हो जाएगा, आपको सारे चीज यहाँ पे दिख जाएगा कि क्या क्या पढ़ाया गया था उस दिन। ठीक है, क्या क्या उस दिन पढ़ाया गया था। तो इसके केस में आपको क्या करना है, ऐसे करके एक करके बढ़ाते रहना है। तो ये जैसे देखोगे आपका टेलर्स टूल लैब इक्वेशन कौन सा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन भी तो दिख जाएगा कौन सा सीक्वेंस में चल रहा है, ये 2010 वाला का क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ऐसे करते करते आप आगे आगे भी बढ़ सकते हो। और ऐसे 10-10 सेकंड अगर बढ़ाते जाओगे तो आपको दिख जाएगा कौन सा क्वेश्चन है। मतलब क्या है कि आपको डाउट भी होता है तो 1 मिनट में उसका सॉल्यूशन मिल जा रहा है। जहां पे डाउट भी होता है ज्यादा टाइम नहीं रहना है, 1 मिनट में हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको टॉपिक लिस्ट से बाहर पढ़ना नहीं है। मंडल्स दिनीला है सफिशिएंट। एंड आपका ये जो जुगाड़ मैं बता रहा हूं कि आपका स्प्रेडशीट को यूज करके जहां भी जितना बार आप रिवीजन करोगे, जहां भी फंसोगे, तुरंत ऐसे ढूंढ के उससे देख लेना है। ऐसे पूरा सिलेबस आपको कवर हो जाएगा। एंड अगर कम से कम टाइम में कवर हो जाएगा, 4th ईयर एंड 3rd ईयर का स्टूडेंट के लिए मैंने बोला हूं कि आपको 1 घंटे 3 लेक्चर करना है। जो 3rd ईयर का स्टूडेंट है 2 करना है। 2nd ईयर 1st ईयर का स्टूडेंट के लिए 1, दैट इज सफिशिएंट। 1 लेक्चर पर डे 1st ईयर एंड 2nd ईयर का स्टूडेंट के लिए। एंड अगर आप 1st ईयर 2nd ईयर में हो, यू आर लकी एनफ, क्योंकि आपको मार्क्स भी अच्छा से मिलेगा। आपको जो मार्क्स है वो भी अच्छा से मिलेगा, क्योंकि कॉलेज में भी तो आपका वही आ रहा है, क्योंकि मैंने तो उसका कॉलेज के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया। आपका जो क्लास है वो तो मैंने कॉलेज के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया ना। तो कॉलेज के साथ सिंक्रोनाइज करने से आपको अच्छा से मार्क्स भी मिल जाएगा। ठीक है, कॉलेज के साथ सिंक्रोनाइज कर दिया ना, क्योंकि 2nd ईयर 1st ईयर का जो स्टूडेंट है आप लोग जो है बहुत अच्छा से ये कर सकता है। 3rd ईयर का बच्चे भी कुछ कर सकता है, लेकिन 4th ईयर में और फाइनल ईयर में पास आउट वाला स्टूडेंट के लिए ऐसे कुछ नहीं है। आपका जो मार्क्स पहले मिला था वही मिलेगा। तो इसलिए नौकरी मिलने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है हर स्टूडेंट का। आप अगर गेट का प्रिपरेशन कर रहा है और उससे क्लास में परसेंटेज बढ़ गया, तो आपको जो कैंपस प्लेसमेंट होगा, कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी मिलने का चांसेस बढ़ गया। जो आपका कैंपस प्लेसमेंट है, कैंपस प्लेसमेंट में नौकरी मिलने का चांसेस बढ़ गया ना। ठीक है, तो इसलिए आप जब गेट का प्रिपरेशन करते हुए अगर 1st ईयर से 2nd ईयर से 3rd ईयर से शुरू करते हो, जब तक आप पास आउट होंगे तो गेट का सिलेबस तो आपने पढ़ा, तो गेट का अगर एग्जाम तक ना भी जाना हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि गेट का एग्जाम तक नहीं जाना है, पेन ड्राइव चीज का कोड। तो ऐसा हो सकता है कि गेट का सिलेबस आपने पढ़ा था, गेट तक आपने पढ़ाई किया था, उसके कारण इसका जरूरत भी नहीं पड़ सकता है। ऐसा भी हुआ है। क्यों? कॉलेज में बंदा कैंपस प्लेसमेंट में गया और पूछता वही है, मंडल से पढ़ के गया, आंसर जम के दे दिया, तो चलो आपका कंपनी में सिलेक्शन हो गया। कॉलेज में परसेंटेज बढ़ गया, आपका कैंपस प्लेसमेंट में बैठने का आपका जो कॉलेज वाला है वो सबसे पहले प्रायोरिटी देगा। उसके बाद गेट दे दिया, गेट में आपका एक नौकरी मिलने का पीएसयू मिल गया। अगर अच्छा गेट में हो गया तो पीएसयू भी मिलेगा, आपका टॉप इंस्टीट्यूट में जाने का मौका मिल जाएगा। मतलब आपके पास 3 ऑप्शंस मिल रहा है, पीएसयू जाने का, प्राइवेट जॉब करने का, एंड इसका आईआईटी मतलब टॉप आईआईटी में जाने का। तो मतलब क्या है कि मतलब ये होता है कि आपको पढ़ना है, दैट इज द थिंग, आपको पढ़ना है। एंड उसके लिए मैंने एक सिस्टम बना रखा हूं, उस सिस्टम को फॉलो करना है। अगर ऐसे सिस्टम फॉलो करेंगे तो आपके लिए सबसे तोप जुगाड़ है। मैं बताता हूं कि अनअकैडमी अभी लेके आया, अभी जो लेके आया 50% फ्लैट ऑफ, लेकिन ये 29 फरवरी तक रहेगा, उसके बाद चेंज आएगा। मेरा कोड खुश रहो जिंदगी में रहेगा, लेकिन आपका ये ऑफर नहीं रहेगा। इसके साथ साथ प्राइस राइज होने वाला है, इसलिए एक्ट नाउ।
ये आपका इतना पैसा में पढ़ाई हो सकता है। ये आपका प्लस का, वो आपका आइकॉनिक का फी है, आप देख सकते हैं। ऐसे डेटा साइंस भी हमारा आ चुका है, डेटा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अब मैकेनिकल वाले एलिजिबल है, आप इसका भी ऑफर, इसका भी ये ले सकता है। ये फरवरी 29 से शुरू होने जा रहा है हमारा बैच। जैसे वेल्डिंग से मैं शुरू कर रहा हूँ, आप डायरेक्टली यहाँ से शुरू कर सकता है। मैंने एकदम जीरो से शुरू करता हूँ हीरो तक। जो बच्चे जीरो है वो भी पढ़ सकता है, जो आपका हीरो है वो भी पढ़ सकता है, जो आपने वेल्डिंग एक बार पढ़ चुका है वो भी पढ़ सकता है, जो आपका वेल्डिंग कभी नहीं पढ़ा वो भी पढ़ सकता है। ऐसा आपका वेल्डिंग शुरू हो जाएगा फ्रॉम 29 फरवरी। ठीक है, ये 2025 का मतलब फोर्थ ईयर एंड पास आउट स्टूडेंट के लिए, और ये 2026 थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए ये वाला चलता है। ये भी 29 को शुरू हो रहा है एंड उसी से क्लास शुरू होगा। ये उम्मीद है ये बैच आपका डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी 29 को शुरू होने जा रहा है, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकता है। आइकॉनिक में आपको प्रिंटेड बुक मिलता है, एंड आपको अगर पैसा नहीं है तो उसके लिए अनअकैडमी सिस्टम बना रखा है। खुश रहो कोड लगाओगे 50% डिस्काउंट मिलेगा, उसके साथ साथ 0% इंटरेस्ट में आपको लोन मिलेगा। इट इज़ पॉसिबल इन अनअकैडमी। एक 2000-2500 रुपया देने से पर मंथ आपका प्रिपरेशन हो जाएगा गेट का वो भी। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन द क्रैकिंग 2023, आपका 23 का टॉप रैंकर्स है, यानी आपका इंजीनियर सर्विस का टॉप रैंकर्स है। तो आपको समझ में आ गया कि एक्ट नाउ पढ़ना शुरू करें, मंडल के अम्ब्रेला में शुरू करें, एंड जिंदगी अच्छा से बीतेगा, ये गारंटेड है। ठीक है, खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। एंड ये बात ध्यान रखें, जितना जल्दी आप प्रिपरेशन शुरू करेंगे उतना ही ज़्यादा चांसेस है सिलेक्शन होने का, उतना ही ज़्यादा रिवीजन हो पाएगा, उतना ही आपको अच्छा से पढ़ाई भी हो पाएगा। खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।